नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। सुबह सुबह फोन की घंटी बज रही थी। मैं बहुत ही प्यारे सपनों में खोया था। कौन कम वक्त मुझे सपनों के लोक से निकालना चाहता है। मैं कान पर तकिया रखकर वापस से सो गया। क्या है ना कि फोन कट किया तो सामने वाले को पता चल जाएगा, इसलिए यही सही लगा। कान पर तकिया रखने के बाद भी फोन की घंटी सुनाई पड़ रही थी। इतना प्यारा सपना मैं तोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं सपने में ऋचा के साथ था। ऋचा मेरी सब कुछ, मैं कब से उसे चाहता था, पर वह नहीं समीर। मैं प्यार के बंधन से दोस्ती का बंधन ज्यादा अच्छा होता है। क्या तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त की तरह अपने जीवन में जगह नहीं दे सकते? मैं वही तो चाहता हूँ। मेरे जीवन में सबसे मेरी अच्छी दोस्त को मेरी पत्नी बनाना चाहता हूँ। कई सालों से ऐसा ही चल रहा था। मजे की बात तो यह है कि हमारी जाति, हमारा सामाजिक रुतबा सब समान था। हमारे प्यार में कोई बड़ी बाधा नहीं थी, पर ऋचा ही ना जाने क्यों मुझे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैंने भी हार नहीं मानी थी। बस नौकरी लगते ही उसकी हाँ या ना को एक किनारे रखकर उसके माँ बाप से उसका हाथ जरूर मांगूंगा, ऐसा सोच रहा था, जिससे जिंदगी भर के लिए दिल को सुकून तो रहेगा। कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी परसों ही ऋचा का फ़ोन आ गया। कल मेरा जन्मदिन है। मैं अपना कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मेरे साथ? क्या सच? क्या भगवान ने मेरी सुन ली? मैं खुश हो पाता इससे पहले ही वो बोली, एक दोस्त की तरह, सिर्फ एक दोस्त की तरह, समझे? मैं बोला कि तुम बोलो तो सब दोस्तों के साथ पार्टी कर डालते हैं। वह बोली, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कल का दिन सिर्फ तुम्हारे साथ। सुबह तुम जब चाहो से लेकर के शाम 6 बजे तक। शाम को 7 बजे मेरे जन्मदिन की पार्टी है। मेरे घर पर सब दोस्तों को बुलाया, तुम भी आना। लगातार बजती घंटी से नींद आखिर टूट ही गई। ऋचा के साथ का सुंदर सपना मेरे ओठों पर मुस्कान और दिल में उमंग भर रहा था। मैं उठा, बगैर मोबाइल देखे ऋचा के खूबसूरत सपनों को आंखों में भरे भरे ही नित्य कर्म करने लगा। नहाकर बाहर ही आया था कि माँ आकर बोली, बेटा तेरा दोस्त संजू आया है, कुछ परेशान लगता है। संजू? सुबह सुबह घर पे? मैं और संजू बचपन के दोस्त, और हम दोनों ही ऋचा को पसंद करते हैं। मैंने पहले ऋचा को बोल दिया था, इसलिए संजू चुप रह गया। पर ऋचा के हाँ या ना कहने के कारण उसे अभी भी उम्मीद थी। वैसे भी हम दोनों की उम्मीद नौकरी पर टिकी थी। जिसकी नौकरी पहले लग जाएगी वह जाकर ऋचा के माँ बाप से बात कर लेगा। हमारी दोस्ती अजीब है ना? पर हम तय कर चुके थे कि जो भी फैसला हो दूसरे को खुले मन से स्वीकार करना ही होगा। मैं कपड़े डालते हुए बाहर आया। संजू मुझे देखते ही मेरे गले लग गया और रोते हुए बोला, भाई ऋचा ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? ऋचा ने? क्यों? कैसे? ये सब झूठ है ना? तुम मजाक कर रहा है ना? नहीं यार, सुबह से हम तुझे कितनी बार फ़ोन कर रहे हैं, पर तू ही उठा ही नहीं रहा है। चल जल्दी चल, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें अंतिम दर्शन भी ना मिले। अंतिम दर्शन? खुदकुशी? मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। जिन हाथों का एहसास मेरे हाथों में अब तक है वह मुझे छोड़कर चले गए। मैं ऐसे कैसे मान लूँ? कल सुबह ही तो 9 बजे मैं उसके घर पहुँच गया था। वह तैयार थी मेरी पसंदीदा नीले रंग के सलवार कुर्ते में। आधे बालों को ऊपर ऊंचा जूड़ा, आधे बालों को खुला छोड़ रखा था। गले और कानों में काली मोती के गहने, माथे पर काली बिंदी, मानो नज़र से बचने के लिए नज़र का टीका था। हाँ, फिर भी शायद मेरी नज़र उसे ही लग गई। हम दोनों हमारी बाइक पर बैठकर निकल पड़े। कॉफ़ी कैफ़े से शुरू करके पिक्चर पार्क, मॉल, सब जगह बच्चों से जिद करके वो घूमी। मॉल में हमने शॉपिंग खरीदारी भी की। वास्तव में मैं तो उसने अपने लिए कोई शॉपिंग ही नहीं की। उसने तो मेरे लिए एक जैकेट खरीदा और बोला, इसे जब भी पहनना मुझे याद करना। और मैंने कहा था, मैं चाहता हूँ हर बार इसे तुम ही मुझे पहनाओ। मुझे जैकेट पहनने में मदद करते करते उसके हाथ थमसे गए। क्या उसे मालूम था कि वो कुछ ऐसा करने वाली है? बाद में उसके बहुत ना बोलने पर भी मैंने उसके लिए एक नारंगी स्लेटी रंग का बहुत खूबसूरत एक गाउन खरीदवाया था। पहले तो वो खरीदने को तैयार ही नहीं हो रही थी, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ,
उसने उससे मैचिंग गहने, चूड़ियाँ, कंगन, बिंदी सब खरीद लिए। मैंने कहा चप्पल भी ले लो, तो वो मुस्कुराई और बोली नहीं, चप्पल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्यों उसकी बातों का अर्थ समझने की कोशिश नहीं की। शाम को जब उस शहर में थोड़ा बाहर पहाड़ की चोटी पर जाकर सूर्यास्त देखना चाहते थे तो उसने कहा ही था कि लवर्स पॉइंट पर चलते हैं। मैंने जब अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी ओर देखा तो वो मुझे मारती हुई बोली, ज़्यादा खुश मत हो, बस वहाँ कोई हम परेशान नहीं करेगा और मैं अपने जीवन की यह शाम इस दुनिया की आखिरी शाम में यादगार बनाना चाहती हूँ। मैंने बोला, ए मैडम, हम लवर्स पॉइंट पर जा रहे हैं, सुसाइड पॉइंट पर नहीं। तो वो हौले से मुस्कुरा दी। फिर लवर्स पॉइंट पर मेरे कंधे पर सिर टिकाकर मेरे कंधों को अपने हाथों से लेकर वो चुपचाप सूर्य को अस्त होते देख रही थी। अचानक से बोली, कितना आसान होता है ना यूं आहिस्ते से अस्त हो जाना बिना किसी दर्द तनाव के। मैं उसकी बातें कहाँ सुन पा रहा था। मैं तो सूरज की किरणों से चमकती उसकी खूबसूरत को अपने पलकों में कैद कर रहा था, आंखों से उसके रूप को पी रहा था, उसकी खामोशी धड़कनों को सुन रहा था, भविष्य के ख्वाब बुन रहा था। रीचा के घर के बाहर काफी भीड़ थी, सारे दोस्त इकट्ठे हो चुके थे। सामने उसकी पलकें आधी सजी थी, मेरी दुल्हन मेरा खरीदा हुआ गाउन और सब गहनों के साथ सज कर लेटी थी। उसकी माँ ने मुझे देखा और रोते हुए बोली, रीचा की आखिरी इच्छा थी कि मैं इसी तरह तैयार हो करके किया जाए। वैसे तो खुदकुशी का मामला था तो पुलिस पोस्टमार्टम पर झंझट था, पर उसका लिखा पत्र, उसमें लिखा था, प्रिय माँ पापा, आप लोग और दुनिया वाले शायद मुझे बुज़दिल समझें या कायर, पर मैं इस बीमारी से लड़ना नहीं चाहती। मैंने ना चाहते हुए भी आपकी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी। आपको लगा था कि मैं बेहोश हूँ, पर शायद नीम खामोश में मैं सुन सकती थी। इस लाइलाज बीमारी से लड़ने के बाद भी जीतना संभव नहीं था। नहीं, मैं हर दिन तड़प तड़प कर घुट घुट कर मरना नहीं चाहती। मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना है। मौत मेरी तरफ कदम बढ़ाए इससे पहले ही मैं आगे बढ़कर बहादुरों की तरह मौत को स्वीकार करती हूँ। माँ पापा, मुझे मालूम है आप सक्षम हो, आप मेरा इलाज करवा सकते थे, पर आप भी जानते हो जीवन तब भी मेरे पास 1 साल का ही होता। हो सके तो इस पैसे को आप किसी गरीब लड़की की पढ़ाई पर खर्च कर दीजिएगा पापा, उससे मैं ही आपकी मुस्कुराती हुई दिख जाऊंगी। माँ पापा, कोशिश कीजिएगा मेरा पोस्टमार्टम करके मेरे शरीर की बेइज्जती ना हो। शायद डॉक्टर की रिपोर्ट और मेरा यह पत्र मुझे पोस्टमार्टम से बचा सके। बाद में 2-3 दिन जब मैं मोबाइल से मैं मैसेज पढ़ रहा था तो उसमें रीचा का आखिरी मैसेज था, थैंक यू मेरी ज़िंदगी का आखिरी शाम खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हारी पत्नी तो नहीं बन पाई कि अगले 7 जन्मों तक तुम्हें पाने का, तुमसे मिलने का सौभाग्य मिले। तुम शादी ज़रूर करना, मैं कोशिश करूंगी और तुम्हारी बेटी बनकर आऊंगी तुम्हारा अधूरा प्यार पाने के लिए। सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।